Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK 9 dear CS professional students. जी हाँ, अपलोड कर रहे हैं आपके लिए टैक्सेशन. जी हाँ, चैप्टर नंबर 8. इसमें हम लोग स्टैम्प ड्यूटी डिस्कस कर चुके हैं. फटाफट से आओ, इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, बताऊंगा साथ साथ कैसा क्वेश्चन बन सकता है. ऑलराइट, तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा अटेंशन देना है और मेरे साथ इस सेशन को देखते देखते याद कर लेना है. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, जब भी हम बात करते हैं मर्जर एंड अमलगमेशन का, तो अपने आप में ही दो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाती हैं, टैक्स एस्पेक्ट्स एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स. स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स, ठीक है. स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों को क्लासेस मिल चुका है उसका. हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सेशन एस्पेक्ट्स की. अब ध्यान सुनना, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं. देखो, ये पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ा रहा हूं मेरा बच्चा लोगों को, क्योंकि सीआर में इसे पढ़ा के मैंने आप लोगों को रटवा दिया है, ठीक है. जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं. अब देखो, जब अगर बात करेंगे टैक्सेशन एस्पेक्ट्स का, तो कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि भाई मान लीजिएगा आप अमलगमेशन की बात कर रहे हैं. ध्यान सुनना, पहली बात तो अमलगमेशन जो है, स्पेसिफिकली अमलगमेशन या डीमर्जर है, इसका कंपनीज एक्ट में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड है. समझना, इसे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझाया गया. जैसे उन्होंने कहा, जैसे सपोज जब कहीं दो या उससे ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो रहे हैं, वो मर्जर हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ लीगल प्रोविजन है जो हमने सेक्शन 230 से 234 के बीच में भी समझने की कोशिश करी, और पूरा सीरीज हमने उसको समझा. यहां मेन पर्पस हमारा क्या है, टैक्सेशन के एस्पेक्ट से देखना है इसको. अब जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 2 क्लॉज 1B ऑफ IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है अमलगमेशन के बारे में, उसे समझते हैं. तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया दो तरह की एंटिटी क्रिएट हो जाती हैं, मतलब एक अमलगमेटिंग कंपनी और एक अमलगमेटेड कंपनी. अमलगमेटिंग कंपनी का मतलब पहले फिर समझा दूं, बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं फटाफट से, कि मान लीजिएगा कंपनी A एंड B एंड C, कंपनी A और B अमलगमेट होना चाहती हैं C के साथ में, तो यहां हम इनको बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी. और ये हमारी बनेगी जो सामने बन के आने वाली है अमलगमेटेड, ठीक है. अमलगमेटेड, अमलगमेटेड. बात पकड़ना बहुत छोटी सी है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत चीजें इजी फॉर्म में रेडी कर रखी हैं, इसलिए ध्यान सुनिएगा बस. तो हम क्या कह रहे हैं, अमलगमेटिंग कंपनी, मान लीजिए A और B अमलगमेट हो रही हैं किसके साथ में, कंपनी C के साथ में. तो जिसके साथ हो रही हैं वो अमलगमेटेड कंपनी, मतलब सामने जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो क्या होगा, C. बहुत सिंपल सा बात है. अब ध्यान सुनो, जब हम बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी, जैसे एग्जांपल में हमारे पास में A और B है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 1B कहता है कि भाई इन कंपनीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, लायबिलिटीज हैं, और साथ ही साथ में ध्यान सुनना फटाफट से, लायबिलिटीज साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ AB कंपनी, शेयर होल्डर्स कितना, एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू शेयर्स होल्ड करते हो, 3/4 इन वैल्यू शेयर्स होल्ड करते हो. तीन बातें समझो, रटो मत, समझो. जो A एंड B कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी है, इनकी प्रॉपर्टीज होगी सर, इनकी कुछ लायबिलिटीज होंगी. प्रॉपर्टी वाइडर टर्म है, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रहा होगा, ठीक है. सो लायबिलिटीज हैं, या इनके जो शेयर होल्डर्स हैं जो कम से कम 3/4 इन वैल्यू होल्ड करते हो, वो तीनों एस्पेक्ट से किसकी हो जाएंगी आफ्टर सच अमलगमेशन, अमलगमेटेड कंपनी की. इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर ये तीन बातें पूरी हो रही हैं तो वो अमलगमेशन हुआ हमारे नेचर में. अदरवाइज उसे हम परचेज भी ट्रीट कर देंगे. अगर ये बातें नहीं आ रही हैं, सर परचेज ट्रीट कर देंगे. समझाता हूं, अभी समझाता हूं. तो पहली बात तो पहले ही समझो, सबसे पहले क्या समझो, सेक्शन 2 क्लॉज 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कह रहा है, अमलगमेटिंग कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, लायबिलिटीज हैं, या उनके शेयर होल्डर्स इन 3/4 इन वैल्यू जो होल्ड कर रहे हैं, वो किसके हो जाएंगे, अमलगमेटेड कंपनी के. तो प्रॉपर्टीज भी चला गया, लायबिलिटीज भी चला गया, और शेयर होल्डर्स इन 3/4 इन वैल्यू, वापस सुनना, 3/4 इन वैल्यू किसका, A और B अमलगमेटिंग कंपनी का, बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी. ये तीन बातें याद रहेगा, बहुत सिंपल सा एकदम. इसी ये ट्रीटमेंट हो गया तो मान लीजिएगा ये कंफर्म है कि भैया वो अमलगमेशन की डेफिनेशन फिट कर दी इसने सेक्शन 2 क्लॉज B के अंदर, 1B के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब ये पहली बात यहां समझो. आओ मॉड्यूल में आ जाओ.
देखो कंपनीज एक्ट 2013 विदाउट स्ट्रिक्टली डिफाइनिंग द टर्म अमलगमेशन और डीमर्जर। स्ट्रिक्टली डिफाइन का मतलब कोई कोर डेफिनेशन दे दी जाए ऐसा नहीं है, कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे दी जाए ऐसा नहीं है। वो कहता है क्या करता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का मतलब कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज इनटू वन, desired effect being not just the accumulation of the assets or liabilities of the distinct entities but organization of such entity into a business, into a one business। मतलब सिंपल सी बात, कंपनी ए और बी आपस में मिलकर नया कंपनी बना दी है, मान लीजिएगा कंपनी सी। ठीक है सर। अब अगर हम इसे देखते हैं सेक्शन 2(1)(b) क्लॉज 1B के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स क्या डिफाइन करता है, ध्यान से देखो। Amalgamation relation to companies means merger of one or more companies with another company of, या कह रहा है, और two or more companies to form a one company। इसके लिए क्या जरूरी है, वैसे 3 कंडीशन, ध्यान सुन लो बेटा, ध्यान से आ जाओ एक बार के लिए। देखो अब ये यहां बात समझा दी आपको। अ कंपनी और कंपनीज विच सो मर्ज बीइंग रेफर्ड एज अमलगमेटिंग कंपनी, और जिस कंपनी के साथ वो मर्ज हो रही हैं, the company with which they merge is formed as a result of the merger as an amalgamated company। बहुत सिंपल सा बात है ना। अब यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर जैसे मैंने कहा सेक्शन 2 क्लॉज 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है भाई 3 बातें पूरी होनी चाहिए। पहला, ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल लायबिलिटीज, ऑल शेयर होल्डर्स, ऑल तो नहीं, शेयर होल्डर्स 3/4 इन वैल्यू ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी आफ्टर सच अमलगमेशन बिकम द शेयर होल्डर ऑफ, किसका बन जाएगा रे, अमलगमेटेड कंपनी का शेयर होल्डर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोला अदर देन शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयरइन इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बाय और बाय नॉमिनी फॉर अमलगमेटेड कंपनी और इट्स सब्सिडरी। भैया अगर से अमलगमेटिंग कंपनी ने पहले से ही शेयर्स ले रखे हैं, वो नहीं कैलकुलेट करेंगे 3/4 वैल्यू में। सर मतलब भाई अमलगमेशन हो रहा था, अमलगमेशन होने से पहले एज्यूम करो एक बार फटाफट से, अमलगमेशन होने से पहले अमलगमेशन होने से पहले अमलगमेटेड कंपनी का, अमलगमेटिंग के कंपनी के पास ऑलरेडी मान लो 20% शेयर होता है, तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे व्हाइल वी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ 75%, 3/4। ऑलराइट, सिंपल बात है। देखो तो 3 कंडीशन तो बहुत सिंपल सा है, ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल लायबिलिटीज एंड 3/4 यू नो इन वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। ऑलराइट सर। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लो, कहता है अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय द अनदर कंपनी पर्सन टू द परचेज ऑफ सच प्रॉपर्टी by other company or as a result of the distribution of the such property to other company after winding up of the first mentioned company, then it will not treated as amalgamation as per Income Tax Act section 2 clause 1B। एग्जाम्पल दे रखा समझाने के लिए। देखो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन के आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपके सामने सिचुएशन देगा, एक केस दे देगा, आपको ध्यान रखना होगा कि पहले तो ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल लायबिलिटीज, फिर 3/4 इन वैल्यू शेयर होल्डर्स। अब देखो जैसे यहाँ कह रहा है कंपनी ए मर्ज विद कंपनी बी इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन कंपनी बी हैल्ड 20% ऑफ शेयर्स इन कंपनी ए। पहले से लेके बैठा हुआ था, ठीक है सर। कौन लेके बैठा था, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कंपनी बी कौन है हमारी, अमलगमेटिंग कंपनी, ऑलरेडी होल्डिंग शेयर्स इन अमलगमेटेड कंपनी 20%। Above mentioned condition will be satisfied if shareholder holding not less than 3/4 value of remaining 80% of shares in a company, that is 60% thereof, that is 3/4 of 80%, of course that's simple है, become the shareholders of the company B by virtue of the amalgamation, become the shareholder of company B। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, कंपनी A merge with, तो अमलगमेटिंग कंपनी हमारी क्या हो गई, कंपनी ए। अमलगमेटिंग कंपनी कौन हो गई, कंपनी ए। अमलगमेटेड, ये उनके लिए बता रहा हूं जो लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर अमलगमेटेड कौन है, अमलगमेटिंग कौन सी। बहुत सिंपल से टर्म है यार ये। क्लियर एग्जाम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया और तीनों बातें पूरी हो गई तो ये भैया अमलगमेशन ट्रीट होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सर इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा नेक्स्ट टॉपिक में। जी हाँ, अब यहां पर भी समझेगा आप क्या कर सकते हैं, जो लॉसेज हैं या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउंस। सेक्शन 72A ऑफ इनकम टैक्स 1961 कहता है कि भैया ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं किनको, यहां ध्यान से देखो बस। कहता है इंडस्ट्रियल अगर अंडरटेकिंग है, इनके बीच में अगर मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, या शिप से रिलेटेड है, या होटल से बिलोंग करती हैं उनमें अमलगमेशन मर्जर हो रहा है,
पब्लिक बैंकिंग कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, या एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं और अपने सिमिलर किसी एयरक्राफ्ट कंपनी के साथ में ही मर्ज हो रही हैं, तो इनमें क्या होगा, जो इनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस किसके होंगे भाई? अमलगमेटिंग कंपनी के, अमलगमेटिंग कंपनी के। क्योंकि ध्यान सुनने की मजे की बातों में बताऊं क्या होता है ना, रियलिटी बता रहा हूं, क्यों लॉस मेकिंग कंपनी को सर ये लोग अमलगमेशन करना चाहेंगे या मर्जर करना चाहेंगे? रीजन है ना, बेनिफिट मिलता है किसका? आप उन्हीं के एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। बात पकड़ में आ रहा है? तो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ नहीं हुआ, तो टैक्स लायबिलिटी कम हुआ नहीं हुआ? बात पकड़ में आया? लॉजिकल है? या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशंस। अब देखो तो कह रहा है किसके? अमलगमेटिंग कंपनी के। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने कोट कर दिया है, चाहे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, शिप है, होटल है। मेरे साथ बोल लो भाई, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, शिप है, होटल है, बैंकिंग कंपनी है, या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, या एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं। इनके बीच में अगर अमलगमेशन हो रहा है तो किसके? अनअब्जॉर्ब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, कह रहे हैं अनअब्जॉर्ब डेफिनेशन अमलगमेटिंग कंपनी के। शैल बी डीम्ड टू बी किसके मान लिए जाएंगे? अमलगमेटेड कंपनी के। फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच अमलगमेशन वॉज इफेक्टेड। जी हाँ, जिस ईयर में, जैसे मान लीजिएगा 2023 में अगर अमलगमेशन इफेक्टिव हुआ है और प्रीवियस ईयर 2022, जो भी इसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस से अमलगमेटिंग कंपनी के, जी वो यहां पर हम लोग कैरी फॉरवर्ड सेटअप कर सकते हैं। अब क्या इतनी सी बात सफिशिएंट है? नहीं जी, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी बोली हैं, वो भी ध्यान रखेंगे हम। देखो, it is to be noted that as unabsorbed losses of the amalgamating company are deemed to be losses for a previous year in which the amalgamation was affected. Amalgamated company will have the right to carry forward the loss for a period of 8 assessment years. 8 assessment year, आगे कितना साल तक? 8 साल तक। 8 assessment year immediately succeeding the assessment year relevant to the previous year in which the amalgamation was affected. सिंपल है एकदम। तो आपको 8 assessment year तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। कर दूं जाके? अरे रुक जा भाई, पहले कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये अमलगमेशन के पीछे तुम्हारी कुछ और प्रैक्टिसेस हैं? पता लगा इधर अमलगमेशन करा, उधर कंपनी बेच बस दिया, इधर अमलगमेशन करा, कंपनी का बिजनेस कैरी भी नहीं किया। या ये बड़ी स्मार्टनेस है, इधर कंपनी बनाया नहीं, कुछ साल, 1 साल हुआ नहीं कि उठाकर अमलगमेशन करा दिया। नहीं, इनकम टैक्स में ये बेनिफिट लेना है सेक्शन 72A के अंदर, तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, ध्यान से याद करो, मेरे साथ में आओ। हाउएवर अबव रिलैक्सेशन शैल नॉट बी अलाउड in the assessment of the amalgamated company unless the amalgamating company मतलब जैसे हमने एग्जांपल में लिया था ना, अरे अभी समझाते हैं। देखो, अरे चल जाओ भाई, चल जाओ, रुको मत। Amalgamating company engage in the business in which the accumulated losses occur, depreciation remains unobserved for a 3 year or more. तो आप कम से कम उस बिजनेस के अंदर वो 3 साल तो रही हो, 3 साल कम से कम क्राइटेरिया हो। जिस बिजनेस के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसके बिजनेस को कम से कम 3 साल आपने कैरी किया हो। कौन? अमलगमेटिंग कंपनी। दूसरी बात, continuously as on date of the amalgamation at least 3/4 of the book value of fixed assets held it by 2 years prior to the date of amalgamation. अब ये भी समझेंगे, बड़े अच्छा एग्जांपल दे रखा है, नीचे समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं भाई किस दिन? continuously on the date of amalgamation, मतलब जिस तारीख पर आज आप अमलगमेशन कर रहे हैं वहां से हम देखेंगे कम से कम कितना 2 ईयर का टाइम पीरियड, लेकिन कितना? एटलीस्ट 3/4 इन बुक वैल्यू, 3/4 इन बुक वैल्यू, 3/4 इन बुक वैल्यू। क्या चीज की डिमांड कर रहा है भाई ये 3/4 इन बुक वैल्यू? फिक्स एसेट्स की। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझना अभी। देखो, फिक्स एसेट्स की ये प्रोविजन क्या डिमांड कर रहा है कि अमलगमेटिंग कंपनी, भाई अमलगमेटिंग कंपनी तुम्हारे, क्लियर हो रहा होगा अमलगमेटिंग कंपनी किसे कह रहा हूं, वापस बोल दूं किसी को डाउट ना रह जाए। यहां हमने समझा कंपनी ए और बी अमलगमेट हो रहे हैं, सी बन रहा है सामने बनकर, क्या क्रिएशन हो रहा है, नया कंपनी क्रिएट कर दिया, सी कर दिया, तो अमलगमेटिंग कंपनी हमारा कौन हो गया? ए एंड बी, ठीक है। और सर अब ध्यान सुनते जाओ। कंडीशन, पहला कंडीशन क्लियर एकदम कि अमलगमेटिंग कंपनी मतलब हमारे एग्जांपल के हिसाब से ए एंड बी। क्या आप उस बिजनेस में कम से कम 3 साल रहे, एटलीस्ट 3 ईयर रहे, ऑलराइट सर, इसमें आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या आपके अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो वो बिजनेस आपने एटलीस्ट 3 ईयर कैरी किया हो, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन क्या है?
कॉन्टिन्यूसली ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन, लैंग्वेज में ध्यान सुनना, कॉन्टिन्यूसली ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन कितना कह रहा है, 3/4 इन बुक वैल्यू फिक्स एसेट्स होनी चाहिए। मतलब यहां पर देखा जाए कितने टाइम से मांग रहे हैं, पिछला 2 साल से, प्रायर टू द डेट ऑफ द अमलगमेशन। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे इन्होंने कह रखा है एक्स लिमिटेड होल्ड्स फॉलोइंग एसेट्स 5 नवंबर 2017, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स टू बी हैड ऑन 5 नवंबर 2019। यहाँ पर 2 साल का पीरियड उन्होंने बताई दी आपको जी, ठीक है जी। अब टेबल में दे रखा है अपने डिफरेंट एसेट्स A B C D E F, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू बता दिया 5 नवंबर 2017 को, एसेट्स A का वैल्यू 30, 50, 60, 40, 12, 8, 200 टोटल आ गया हमारे पास में। अब हमें निकालना है इसका 3/4। अब ध्यान समझाना, जब हम 3/4 निकाल रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन कि भैया कम से कम अमलगमेशन अगर हो रहा है तो उसे 2 साल पहले आपके पास 3/4 मतलब 75% आपके पास में बुक वैल्यू की आपकी फिक्स एसेट्स होनी चाहिए। तो लगभग कितना बोला इन्होंने, देखो 150 मतलब हमारा टोटल एसेट्स का आया। बोला ठीक है सर। अब कह रहा है यहां पर 5 नवंबर 2019 एज वेल, थस इफ अ कंपनी हैज एसेट्स A B C D, अगर हम A B C D भी अगर इसके पास में रहती है तभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब कितना आया, A B C D जोड़ोगे तो बेटा 180 आ गया, इजीली आ गया। हम क्यों खामा का कैलकुलेशन कर रहे हैं जब नीचे दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ कहता है अगर करेंगे तो कितना आएगा, 180 लाख। ऑल राइट सर। फिर अगर हम लोग B C B इसके पास अगर बचती है, B C D भी बचती है तो भी 150 आता है। वहीं अगर इसके पास एसेट्स A B C D E F भी बचता है तो 150 है। इट मींस दैट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी हमने कि हमने सिंपल सा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना यार, बिल्कुल देखो समझो, कई बार क्या होता है हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन भी आएगा क्या, और हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं और गड़बड़ हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन फर्स्ट क्लियर है एकदम। एक तो भैया बिजनेस आपका एटलीस्ट आपने वो 3 साल कैरी किया जिसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा आपको 3/4 इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स होनी चाहिए एटलीस्ट प्रायर टू 2 इयर्स। अच्छा, डेट ऑफ अमलगमेशन पे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन डेट ऑफ अमलगमेशन से पहले 2 साल पहले होना जरूरी है। देखो एक लैंग्वेज बोल रखा है, इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ अमलगमेशन दैट इज 5th नवंबर 2000 इज नॉट रिलेवेंट। आज के डेट पे नहीं, जरूरी नहीं है, इससे पहले। जी हाँ, मतलब आज अमलगमेशन हो रहा है 5 नवंबर 2019 को, इससे पहले 2 साल पहले आपके पास में 3/4 इन वैल्यू फिक्स एसेट्स होना चाहिए बुक वैल्यू में। ऑलराइट, अब दूसरी कंडीशन समझो, अमलगमेटेड कंपनी यहां भाई बिजनेस उठा के बंद मत कर दियो, उठा के बेच मत देना। क्या करना पड़ेगा, होल्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ। क्या करना पड़ेगा, ये जो बिजनेस आपको मिल रहा है इस बिजनेस को आपको कॉन्टिन्यूसली कैरी करना है, क्योंकि अमलगमेशन का पर्पस क्या है, रिवाइवल, समझ रहे हो, रिवाइवल है। होल्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर from a date of amalgamation at least 3/4 of the book value of fixed assets of the amalgamating company and continuous business in the amalgamating company for a minimum period of 5 year। तो दोनों कंडीशन 5 ईयर क्या है, 5 ईयर का मतलब क्या है, ये 3/4 जो तेरे को भाई फिक्स एसेट्स मिला, क्या मिला, फिक्स एसेट्स, जो कि हमने कैसे निकाल लिया होगा, जो बुक वैल्यू में आपने कैरी फॉरवर्ड किया है ना आगे, ठीक है। अमलगमेटिंग कंपनी का उठाया फिक्स एसेट्स अपना कंपनी में लेकर आए, ये कम से कम कितना 5 ईयर तक रहना चाहिए। प्लस दूसरा कंडीशन क्या बोला, बिजनेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वो भी 5 ईयर, बंद नहीं कर दोगे। बहुत सिंपल सा 2 कंडीशन है, उम्मीद कर रहा हूं याद हो गया होगा मेरे बच्चा को। पहला वाला कंडीशन अमलगमेटिंग के पर्पस से कहा कि भाई तेरा बिजनेस, जिस बिजनेस में एटलीस्ट 3 ईयर तक रहा हो, जिसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो रहे हैं, अमलगमेटिंग जिसमें तुम्हें एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो रहे हैं, वो बिजनेस तुमने कम से कम 3 साल कैरी किया हो। दूसरी बात, तुम्हारे पास में 3/4 इन वैल्यू बुक वैल्यू, मतलब 3/4 इन बुक वैल्यू फिक्स एसेट्स होना चाहिए 2 ईयर प्रायर टू द कॉन्टिन्यूसली मतलब प्रायर टू द अमलगमेशन डेट। और अच्छा, अमलगमेटेड कंपनी यहां भाई तेरा काम क्या रहेगा, तुमको 5 साल तक ये रखना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा बुक वैल्यू का फिक्स एसेट्स, ठीक है। ऑलराइट, मतलब बेच मत देना, समझ में आ रहा है। होल्ड कॉन्टिन्यूसली ऑफ मिनिमम 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू फिक्स एसेट्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी acquired in the scheme of amalgamation। फिर दूसरे के बोला बिजनेस को 5 साल कैरी करो। मेन पर्पस क्या है भैया, पर्पस है रिवाइवल, अमलगमेटिंग कंपनी का रिवाइवल। fulfill the such conditions as may prescribe to ensure that revival of the business of the amalgamating company, to ensure that the amalgamation is a genuine for business purposes। Alright, व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से होना चाहिए, याद रहेगा, सिंपल बात एकदम।
अच्छा ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना टैक्सेशन में, यहाँ पे समझना, ये यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं समझनी हमको, हम इसके प्रोविजंस के एक एस्पेक्ट को समझना है कि कौन सा कहाँ कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, कैसे वो टैक्स इनकम टैक्स के अंदर यू नो व्हाट आप कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ का बेनिफिट ले सकते हैं, यू कैन एक्यूमुलेटेड लॉसेस का और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का कैसे ले सकते हैं, किस कंडीशन में अमलगमेशन को इनकम टैक्स एक कैराजी है, अमलगमेशन है, फिर ये आगे हमको बेनिफिट मिल सकता है 72A का। ये बात सिंपल याद रखना है हमको। It further provides that in case where any of the above conditions are not complied with, the set of loss or allowance of depreciation made in any previous year in the hands of the amalgamated company shall be deemed to be an income of amalgamated company chargeable to tax for the year in which such conditions are not complied with. अगर नहीं हुआ कंडीशन पूरा ना, जैसे मान लो यहां पर दो बातें आ गया, आपने यार वो एसेट्स जो 75% वैल्यू था, बुक वैल्यू फिक्स एसेट्स, वो कैरी नहीं किया, उसमें से आपने मान लीजिए कम हो गया और आपने सेल कर दिया, उससे आपको हुआ गेन ना टैक्सेबल। इधर वही कह रहा है अगर बिजनेस 5 साल से कम कैरी किया ना तो बेटा उसमें जो इनकम जनरेट होगा वो तुम्हारे लिए उस पर्टिकुलर यूनिट से तुम्हारे लिए टैक्सेबल बनेगा। ऑलराइट सर, चलिए आगे और देखते हैं। इन केस ऑफ अ डीमर्जर the accumulated losses and allowance for unabsorbed depreciation of a demerged company and resulting company, वापस समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। भी देखो ध्यान सुनो, कंपनी ए ने अपने आप को डीमर्ज कर दिया, तो डीमर्ज किया और एक रिजल्टिंग कंपनी बनाई, जो कि नाम है उसका बी। अब ये बात बहुत सिंपल से याद रखना, डीमर्ज हुआ है, पहले ए की यूनिट थी, पहले कंपनी ए एन बी बोलते थे हम, पहले उसको बोलते ए बी लिमिटेड, ए बी लिमिटेड ने क्या करा, अपना बिजनेस को डीमर्ज किया। ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने समझा तो बहुत सिंपल सा, डीमर्ज क्या किया, डीमर्ज करके एक रिजल्टिंग कंपनी क्रिएट कर दिया, वो बन गया कंपनी बी, तो अपने में से बी को हटा दिया। ऐसा क्यों करते हैं सर? बहुत सिंपल सी बात है, देखो कोई कंपनी ऐसा है जिसके पास में कई सारे बिजनेस कर रही है भाई, समझो कंपनी आईटी का बिजनेस में भी है और कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी है, लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं है। बोला यार जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है ना उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो भैया क्या करेंगे, हम डीमर्ज कर रहे हैं भाई, फार्मा को हटा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर डीमर्ज आ गया तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ठीक है, देखो ध्यान सुनो, where such loss or unabsorbed depreciation is directly relatable to the undertaking transferred to the resulting company be allowed to carry forward and set off in the hands of the resulting company। मतलब सर, क्योंकि यहां पर एज्यूम करो एक बार के लिए, कंपनी ए बी लिमिटेड ने अपना बी अलग कर दिया और बी में मान लीजिएगा एज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था, तो फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में ए बी कंपनी के अंदर जो फार्मास्यूटिकल जो उसका बिजनेस था उसकी डिवीजन के अंदर, एक डिवीजन कौन सी हो गई, आईटी डिवीजन, एक हो गई फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी अनअक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या साथ साथ हम देखेंगे अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशंस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। किसको चला जाएगा भाई, क्योंकि वो रिलेटेबल है ना, डायरेक्टली उससे ही तो है, फार्मा से रिलेटेड है, तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ऑलराइट सर, इसके अलावा कहता है वेयर द लॉस, तो एक तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर दिया हमने, फिर वहीं आ गया हमारा लॉस का, प्रोवाइडेड वो डायरेक्टली रिलेटेबल हो। अब अगर मान लीजिए सर ऐसे तो लॉस डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, अपॉर्शनमेंट करेंगे। अपॉर्शनमेंट मतलब डिवाइड कर देंगे, ये बहुत सिंपल सा बात है। एंड ऑफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू द अंडरटेकिंग ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी। दोनों सिचुएशन आ गया, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर दिया आपने, लॉस का कर दिया। जो डायरेक्टली रिलेटेबल था आपकी फार्मास्यूटिकल डिवीजन से रिलेटेड था, उसको उठा के आपने कर दिया। लेकिन सर अभी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सर, हमने तो एक ही सारा झंझट भरी चल रहा है यहाँ पर, तो बोले क्या करें सर, डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है। कई बार होता है ना, समझो किसी एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में कहीं ना कहीं उसका एंसिलरी बन जाता है। सर कैसे, जैसे अभी एग्जांपल समझाते हैं, देखो अभी ऐसे समझो, यहाँ तो मैंने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन एग्जांपल लिया। ऐसे समझो, एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कार मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग अपनी कार के लिए सीट्स बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं और दूसरी कंपनीज के लिए भी कार की सीट्स बनाते हैं, प्लस ये लोग टायर्स भी बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें लेबर का इस्तेमाल है ना लगभग एक जैसा होता रहता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों यूनिट्स एक दूसरे को है ना
लिंकेज है इनमें। इन्होंने अपना टायर का बिजनेस सेपरेट कर दिया, बोला नहीं आप इसके लिए ना एक स्पेसिफिक स्पेशल टीम होगा सब कुछ, यू नो इससे ज्यादा पैसा आ रहा है हम लोगों को और इससे हमारा इंपैक्ट हो रहा है किसका, सीट का बिजनेस। बोला नहीं, हम लोग क्या करेंगे, टायर्स को सेपरेट करेंगे। अब दिक्कत क्या आ गया, दिक्कत ये आ गया कि सर डायरेक्टली यहाँ जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन या जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है डायरेक्टली रिटेबल नहीं आ रहे हैं। डायरेक्टली रिटेबल होता टायर का टायर में चला जाता और आपका सीट का सीट में चला जाता, कोई इशू नहीं था। बट यहाँ प्रॉब्लम है, तो क्या करें, be apportioned between the demerged company and resulting company in the same proportion in which the assets of the undertaking have been retained by the demerged company and transferred to the resulting company। भाई सिंपल सी बात है, जितनी assets demerged company अपने पास रख रहा है और जितनी assets ट्रांसफर कर रही हैं किसको, रिजल्टिंग कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग ये अपोर्शन कर दिया जाएगा क्या, accumulated losses और unabsorbed depreciation and shall be allowed to carry forward and set off in the hands of the demerged company or resulting company as the case may be। यहां प्रोविजन को समझना है, मैं बता दूं इनकी कैलकुलेशन से डिफरेंट पार्ट, बट यहां प्रोविजन समझना है हमको, याद रहेगा। चलो नाउ where there has been a recognition reorganization of business whereby a private company, अभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सारी छोटी सी, प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो क्या बन गई भैया, एलएलपी बन गया, एलएलपी बन गया, क्या कह रहे हैं, एलएलपी बन गया। तो ऑफ कोर्स जो कंडीशन बताई गई है अभी 4 कंडीशन ए और बी के अंदर ऊपर ना, ये पूरा होना जरूरी है, इतना सा बात याद रखिएगा। fulfill the condition then the accumulated losses and of the depreciation of the preceding company shall be deemed to be a loss or allowances for depreciation, all right, for the successor LLP। मैं कहता है if conditions laid down are not complied with a set of losses allowances depreciation made in the previous year in the hands of a successor LLP shall be deemed to be the income। of course कंडीशन पूरा नहीं होता वो उसको इनकम मानेंगे, इतना सिंपल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक मजे का बात बोलता है, क्या कह रहा है देखो, फॉर द पर्पस दिस सेक्शन accumulated losses means to the such losses, पर वो लॉसेस किससे, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हुआ, किसको याद रखना, बस मेन याद रखना, नॉट बीइंग अ लॉस सस्टेन इन द स्पेकुलेशन बिजनेस, किसी भी तरह के स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपको जनरेट हुआ हो पैसा वो नहीं चलेगा। बात पकड़ में आ रहा है, घोड़े की रेस पे पैसा लगाया था, उससे हमको नुकसान हो गया, घोड़ा हमारा हार गया, अरे होता है भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे सर, अभी लॉटरी का बिजनेस से इनकम आया था सर, लॉटरी का, अरे तो ये वाला तेरा लॉस यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्लियर एकदम। चलिए अब कैपिटल गेन पे आते हैं। सर ये नहीं बताया आपने, अरे भाई आप तो डेफिनेशन मीनिंग बताया, वो समझा रहे इतनी देर से। चलो कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, अच्छा इसको रीड कर लेना एक बार, अगर लगता है ना ये मैं एंड ऑफ द डेप्रिसिएशन मीनिंग क्या होता है ये उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा, लेकिन लगता है कि सर नहीं मेरे को तो नहीं आया, तो फिर आप मेरे को सेपरेटली पूछ सकते हो NRK9 के व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस सेशन के अंदर है, मैं पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके लिए फटाफट से आपको डिस्कस कर लूँ। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या है रे, अगर कैपिटल गेन होगा कब होगा, जब कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होगी, ये तो सिंपल सा बात है। कैपिटल गेन कब होगा, जब कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें 2-3 बातें समझनी होंगी, वो ये, एक तो ट्रांसफर का मीनिंग यहाँ पे क्या कहना चाहता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैपिटल एसेट्स किसको ट्रीट कर रहा है। 2 बातें याद हो गई ना, समझ में आ गई तो एक कॉन्सेप्ट खत्म। ध्यान सुनना, खत्म का मतलब इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से अभी जो हम समझ रहे हैं 2 बातें इंपॉर्टेंट है अमलगमेशन कॉन्सेप्ट के अंदर। जब बोल रहे हैं कैपिटल गेन कब अराइज होगा, जब कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होगी भाई तभी तो अराइज होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल एसेट्स मांग किसको रहे हैं यहां पर, वो समझना पड़ेगा, और ट्रांसफर वर्ड के लिए मीनिंग समझना पड़ेगा। आओ देखते हैं। तो कहता है कैपिटल गेन टैक्स इज लेवेबल इफ देयर अराइजेस कैपिटल गेन ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। वो बोला मजा आ गया, यहाँ तो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होगा, इसी को सीखो। देखो द वर्ड ट्रांसफर अंडर द सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंक्लूड्स क्या क्या देखे, सेल, ठीक है सर, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट मतलब रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। जैसे अज्यूम करो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स पहले से ही होल्ड कर रहे थे, अब वो क्या कर रहा है, अपने शेयर्स छोड़ रहा है यहाँ पर, और दूसरी कंपनी, सामने वाली कंपनी मतलब अमलगमेंट कंपनी में जा रहा है, तो अपना राइट छोड़ रहा है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाया है रिलिंक्विशमेंट का। तो क्या कह रहा है, ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट क्या ऑफ द एसेट्स। मेरे साथ याद कर लेना अभी कि अभी बाद में कंफ्यूजन ना कर दे कुछ भी, ठीक है, अभी याद कर लो। तो पहले सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ इनकम टैक्स 1961 कहता है ट्रांसफर का मतलब क्या है, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल या एक्सचेंज हुआ है
ये रिलिंक्विशमेंट हुआ है एसेट्स, और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, रिलिंक्विशमेंट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, किसमें कह रहा है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट किसमें? एसेट्स के अंदर, कि भैया हम छोड़ रहे हैं अपने राइट, इसके बदले भी तो मिलने वाला है कुछ तुमको। तो समझो क्या कह रहे हैं? सेल, एक्सचेंज या रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स या फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन सच एसेट्स। फिर आगे कहता है और द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ दे ऑफ अंडर एनी लॉ इन केस वेयर द एसेट्स इज कन्वर्टेड बाय द ओनर दे ऑफ इनटू और इज ट्रीटेड बाय हिम एज अ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय हिम। ये इंपॉर्टेंट बात है छोटी सी। अगर उस एसेट्स को कन्वर्ट करके भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करी जाती थी, बिल्डिंग बनाई जाती थी, बिल्डिंग बनाकर फ्लैट सेल करता था। अब क्या हो रहा है? वो एसेट्स के बिजनेस की वो क्या कर रहा है? कन्वर्ट हो रही है। वो उसने खरीद लिया, मान लीजिए बिजनेस को एक्वायर किया, कंपल्सरी एक्विजिशन किया गया और उससे वो जो स्टॉक आए, वो जो एसेट्स आई है उसे कन्वर्ट कर दिया कि इसमें स्टॉक इन ट्रेड में। जनरली स्टॉक इन ट्रेड हम काउंट नहीं करते, बट यहां पर क्या कर रहे हैं? उस एसेट्स को कन्वर्ट कर रहा है स्टॉक में। ये बात याद रखना, ध्यान सुनना वापस। स्टॉक इन ट्रेड को नहीं कह रहा हूं कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से, मैं यहां क्या कह रहा हूं? अगर वो पर्टिकुलर एसेट्स एक्वायर किया गया, उसे कन्वर्ट किया गया इनटू स्टॉक। ऑलराइट सर, such conversion or treatment or any transaction involving the allowing the possession of any immovable property, subject matter क्या है? immovable property to be taken, retained in part of performance of the contract of the nature, section 53A of Transfer Property Act attract हुई। Now any transaction whether by way of becoming a member or acquiring shares in a cooperative company or society, company or association of the company or any agreement or arrangement any other, मतलब ये भी aspects cover कर रहे हैं, which has effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property। सर मतलब ध्यान से, पूरा फोकस किस पे जा रहा है? immovable property। बात पकड़ में आ रहा है मेरा बच्चा लोगों को? पहले तो हमने कहा ट्रांसफर का मतलब सेल, एक्सचेंज या रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। फिर हमने बोला कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर क्या हो रहा है? जो एसेट्स है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है बाय द ओनर दे ऑफ इनटू व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड। मैंने कहा जैसे बिल्डिंग्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक में, कि उसको बेचोगे आप बिल्डिंग्स को ना, आपने जो बिजनेस खरीदा है उससे जो बिल्डिंग्स है स्टॉक पे करोगे, सेल करोगे, क्योंकि आपका वो बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट बिजनेस है भाई। वो क्या करोगे अल्टीमेटली? जो आपने बिल्डिंग्स खरीदी है वहां कंस्ट्रक्शन करोगे, उसे बेचोगे। तो यहां पर जो स्टॉक इन ट्रेड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? कन्वर्जन ऑफ सच एसेट्स। ठीक है सर, ऑलराइट। फिर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे थे, कहता है एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर या एक्वायरिंग शेयर्स of corporate society, company, association of persons by way of agreement or arrangement any manner whatsoever। बोला सर ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली किसमें बोल रहा है? बेनिफिट किसमें बोल रहा है? immovable property। ऑलराइट, देखो आप देखो यहाँ पे ध्यान से आना। For the purpose of this subject, capital gain means property of any kind held by the SSC whether or not connected with the business or profession। क्या कह रहे हैं? चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन डायरेक्टली आपके कनेक्टेड है या नहीं है, बट कहता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। फिर कहता है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी। ये कोई भी सिक्योरिटी किसने मारा? एफएफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। सिंपल सा बात है ना, एफएफआई ने अगर सिक्योरिटीज होल्ड किया हुआ है, बोलो उसको मैं ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल गेन। अब यहाँ पर वो बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तुम लोगों को बहुत से पता होगा। होल्डिंग लेस देन पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, पता है कौन सा ट्रीटमेंट होगा। मोर देन 36 मंथ्स क्या ट्रीटमेंट होगा। अब यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं भैया, इसका बहुत ध्यान रख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाता है छुप छुप के, आप देखो। बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, बोला क्या? एनी स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट करके आप स्टॉक इन ट्रेड बना रहे हो, ट्रीटमेंट अलग है। यहाँ पे बोल रहा है एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज रेफर्ड इन क्लॉज बी, मतलब कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बोलो उनको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड के अंदर अगर एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स तूने होल्ड किया वो सिक्योरिटीज, बोला कैपिटल गेन चला जा। लेकिन अगर ये रॉ मटेरियल स्टॉक इन ट्रेड है, चाहे वो कंज्यूमेबल्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं, बोला नहीं, इसको हटाओ, कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। पर्सनल इफेक्ट जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अप्रूवल और फर्नीचर ऑफ फॉर पर्सनल यूज, उनको नहीं मानेंगे। या एग्रीकल्चर लैंड, जो प्योरली रूरल एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, प्योरली रूरल एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। तो मेरा बच्चा लोगों ने टेक्स्ट में खूब पढ़ा यार,
ठीक है, क्लियर एकदम? बोलो अच्छा ठीक है, इनको हम ट्रीट नहीं करेंगे। फिर आगे सुनते जाओ, भी चलते जाओ मेरे साथ में। इन एन अमलगमेशन कैपिटल गेन अराइजेस इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स हाउ सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स 1961 ट्रीट्स सर्टेन ट्रांजैक्शन फ्रॉम अमलगमेशन आर नॉट ट्रांसफर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Certain transaction from the amalgamation as not transfer and hence capital gain tax will not be applicable। एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं देखो आओ। Any transfer scheme of amalgamation of capital assets by amalgamating company to amalgamated company if amalgamated company is a Indian company। सबसे बढ़िया यहाँ बड़ी बात लिखते जाना, बाद में ना कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहाँ लिखते जाना। अगर यहाँ पर कैपिटल एसेट्स देखो, पहली बात तो अमलगमेशन यहाँ पर ट्रांसफर एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इस पर्पस के लिए सेक्शन 47 का बेनिफिट लेते जाओ। सेक्शन 47 क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। कह रहा है, वापस रिपीट कर रहा हूं, सर्टेन ट्रांजैक्शन फ्रॉम अमलगमेशन एज नॉट ट्रांसफर। इन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन इसे ट्रीटमेंट नहीं मानेंगे ट्रांसफर। कैसे कह रहा है, अगर इंडियन कंपनी हमारा क्या है यहाँ पर, जो इनमें बीच में अमलगमेशन है वो कौन है, इंडियन कंपनीज है। एनी ट्रांसफर स्कीम ऑफ अमलगमेशन कैपिटल एसेट्स बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी इफ द अमल कंपनीज। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल एसेट्स आपने ट्रांसफर किया रे कंपनी ने अमलगमेटिंग कंपनी को, अमलगमेटिंग कंपनी ने अपनी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करी किसको, अमलगमेटेड कंपनी को, अमलगमेटेड कंपनी को। और वो अमलगमेटेड कंपनी हमारी क्या है यहाँ पर, इंडियन कंपनी। इतना सा याद रहेगा। कह रहा है जी अमलगमेशन, ये ट्रांसफर, सर ट्रांसफर तो दिख रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ट्रांसफर है, लेकिन फॉर दिस पर्पस सेक्शन 47 कह रहा है अगर यहाँ पर अमलगमेटिंग कंपनी अपनी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, जिसको कर रही है अमलगमेटेड कंपनी, वो कौन है, इंडियन कंपनी। ठीक है सर। फिर आगे देखो, एनी ट्रांसफर स्कीम ऑफ अमलगमेशन कैपिटल एसेट्स बीइंग अ शेयर और शेयर्स हेल्ड इन इंडियन कंपनी। अब यहां पे सुनना, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शेयर्स इंडियन कंपनी के होल्ड किए हुए हैं और जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इंडियन कंपनी का शेयर जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो होल्ड किया किसने, अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी टू अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, पहली बात इंपॉर्टेंट सुनना। जैसे कंपनी, ध्यान सुनो, ए लिमिटेड हमारी इंडियन कंपनी है जी, इंडियन कंपनी है, ऑलराइट सर। और बी एंड सी ये दोनों फॉरेन कंपनी है, ये हमारी फॉरेन कंपनी है दोनों, याद रखना, ध्यान सुनना। ए लिमिटेड के बी ने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पर ये ए जो लिमिटेड है ये क्या हमारी है, अमलगमेटिंग कंपनी, और सी हमारी अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, अमलगमेटेड कंपनी। तो इस ए लिमिटेड के जो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर रही है किसको, अमलगमेटेड, वो भी फॉरेन कंपनी है। अब इसमें कंडीशन समझाओ, क्या कंडीशन है, कहता है जी लेकिन इफ एटलीस्ट 25%, बड़ा यहाँ साइड में लिख लेना, 25% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी कंटिन्यू द रिमेन शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। ये बात जरूरी है कि उसके बाद भी आपको 25% आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। कहता सच ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑफ कैपिटल गेन इन द कंट्री। ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, तेरी इनकॉर्पोरेट कंपनी, वहां पर कैपिटल गेन टैक्स अगर लगता है तो भाई फिर तो लगेगा, अगर एग्जम्प्टेड है तो फिर तुम्हारे को नहीं लगेगा। जैसे देखो यहां पर हमारी कंपनी जो बी है फॉरेन कंपनी है, ये मान लो यूएस में है और यूएस में इस ट्रांजैक्शन को एग्जम्प्ट किया हुआ है कैपिटल गेन पर्पज से, तो यहां पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर यूएस में ट्रांजैक्शन को एग्जाम्प्ट नहीं किया गया है तो बेटा फिर तुमको यहां पर भी लायबिलिटी बनेगा। तो दूसरा ट्रांजैक्शन क्लियर है। पहले में हम समझा कि अमलगमेटेड कंपनी जो रिजल्ट बन रही है वो इंडियन कंपनी बन रही है, कैपिटल एसेट्स जो ट्रांसफर हो रही है वो किसको हो रही है, इंडियन कंपनी को, जो अमलगमेटेड कंपनी है। फिर कंपनी हमारी ए लिमिटेड, हमने कहा इंडियन कंपनी है जिसके शेयर्स मान लीजिएगा होल्ड किया हो किसने, बी लिमिटेड ने, वो जो फॉरेन कंपनी है वो किसको दे रही है, वो दे रही है दूसरी फॉरेन कंपनी को इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। तो क्या देखेंगे कि जो शेयर्स यहां पर अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी ट्रांसफर कर रही है अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी को, वो इंडियन शेयर्स है और उसमें कंडीशन पूरा होना चाहिए 25% आप कंटिन्यू उसका मेंबर बना रहे हो, किसका, अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी का। दूसरा, अमलगमेटिंग कंपनी तेरा चेक कर ले भाई, तेरा क्या कैपिटल गेन, तेरी कंट्री में कैपिटल गेन टैक्स ना लगता हो, लगता है तो भाई फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए फिर दूसरा आगे देखते हैं। कहता है एनी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स बीइंग अ शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अब कह रहा है बीइंग अ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का शेयर है बट ये अपनी जो वैल्यू है ड्राइव इससे कर रहा है इंडियन कंपनी के शेयर से।
कहता which derive its directly indirectly its value substantially from the shares or shares of the Indian company held by the amalgamating foreign company to the amalgamated। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें याद रखना है ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है। फर्स्ट में इसे इंडियन कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए थे, दूसरे केस के अंदर यहाँ पे फॉरेन कंपनी के अपने ही शेयर्स हैं, बट उनकी शेयर्स की वैल्यू जो ड्राइव हो रही है, अरे डेरिवेटिव नेचर समझते हो यार, ड्राइव कैसे हो रही है, सब्सटेंशियली फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। कंडीशन सेम अप्लाई होगा, 25% आपको रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एनी ट्रांसफर इन डीमर्जर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय द डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी इफ द रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। सेम अब डीमर्ज पे आ गया। फिर वही अगर हम देखेंगे डीमर्जर के लिए सेम कंडीशन, अगर कोई कौन है कंपनी जिसके शेयर्स इंडियन कंपनी से फॉरेन कंपनी है, डीमर्ज कंपनी भी फॉरेन कंपनी है, रिजल्टिंग कंपनी फॉरेन कंपनी है, भाई कंडीशन पूरा करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन चेंज हो जाएगी कहानी। यहाँ रखना है कितना 3/4। अब ये छोटा छोटा बात याद रखना, तुम्हें एग्जाम में ध्यान रखना है। डीमर्जर है और अगर फॉरेन डीमर्ज फॉरेन कंपनी है और रिजल्टिंग भी फॉरेन कंपनी है, और जो कैपिटल एसेट्स यहाँ पे शेयर्स है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर ट्रांसफर किया जा रहा है रिजल्टिंग कंपनी को, तो यहाँ पर वो 34% या वो 3/4% याद रखिएगा, शेयर्स कंटिन्यू करेगा। शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द शेयर्स ऑफ द डीमर्ज फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। वही हमने बोला अमलगमेटिंग कंपनी का तो हमें कंटिन्यू रहना है, ऐसे यहाँ पर क्या रखेगा, डीमर्ज कंपनी का शेयर होल्डर कंटिन्यू रहेगा 3/4 नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू। ऑलराइट, इन वैल्यू किसका रहेगा, रिजल्टिंग कंपनी का शेयर होल्डर। चलिए सर, सेम वही कैपिटल गेन भैया तेरा डीमर्ज कंपनी तेरा देख लियो फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्सेबल ना हो, जहां तो इनकॉर्पोरेशन होकर आई है, ठीक है। चलिए अब कहता है एनी ट्रांसफर इन डीमर्जर कैपिटल एसेट्स बीइंग अ शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी रेफर्ड इन एक्सप्लेनेशन। वो कह रहा है ड्राइव इट्स सब्सटेंशियल, ये भी है ना, एक ट्रांजैक्शन समझा तुमने और तुमको एक क्लियर एकदम हो जाएगा। वही सेम बात है, अगर फॉरेन कंपनी का शेयर है बट सब्सटेंशियल ड्राइव इट्स वैल्यू, डीमर्ज कंपनी डीमर्ज फॉरेन कंपनी तुम्हारा शेयर, तुम अपना शेयर का वैल्यू कहां से ड्राइव करते हो, सब्सटेंशियली सर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ, आप समझते हैं ना डेरिवेटिव का नेचर, हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शेयर का वैल्यू ड्राइव हो रहा है, वो कौन यहाँ पे डेरिवेटिव नेचर कह रहे हैं उसको, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो रही है। चलिए आगे देख रहे हैं, कहता है एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी इफ ट्रांसफर इज इशू और मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ द अंडरटेकिंग। याद रखिएगा कंसिडरेशन अगर है, क्योंकि अगर क्या हो रहा है, शेयर्स कहां से आ रहे हैं सर, रिजल्टिंग कंपनी के। कहता है एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर्स ऑफ द होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी if the transfer issue is made in a consideration of demerger of the undertaking। बोल सर इसको भी हम लोग 47 सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, मतलब इसे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगी यहाँ पे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कहता है एनी ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन कैपिटल एसेट्स बीइंग अ शेयर और शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन अमलगमेटिंग कंपनी। कौन शेयर होल्डर, यहाँ भाई तूने क्या रखा था, बोला सर मेरे पास शेयर थे, किसकी कंपनी के शेयर्स थे, बोला सर वो आपने कहा था ना कि अमलगमेशन से पहले हमारे पास शेयर है, किस कौन है, बोला मैं हूँ मिस्टर बी। क्या कह रहा है मिस्टर बी, एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर्स, मिस्टर बी का भी कर रहा है capital assets being a share of assets held by him in an amalgamating company if transfer is made in consideration of the allotment to him any share or shares in amalgamated company except where the shareholder itself is the amalgamated company। बोलो उसको हटा दे भाई, तेरा नहीं मानेगा, amalgamated company अगर तो खुद ही shareholder है तो नहीं। and amalgamated company is an Indian company, तो क्या benefit मिलेगा, मतलब capital gain आपको आप पे नहीं लगना है। अब इसका ना सबसे ये दे रखा है ना एक इंपॉर्टेंट के हिस्से आप समझते हैं, देखो ये डेटा समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स परचेज 2000 शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड 1 जुलाई 2019 at the rate of 10 rupees। ABC Limited was amalgamated with XYZ Limited 1st December 2019। बोला ठीक है सर। मिस्टर एक्स received 1000 shares in XYZ Limited, भैया उनको अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन उनको 1000 शेयर्स अमलगमेटेड कंपनी का मिल गया। बोला ठीक है सर। मार्केट वैल्यू जो इन शेयर्स का था 50 रुपीज। इन दिस केस नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड बट मिस्टर एक्स हैज सोल्ड द शेयर्स, कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एंड कॉस्ट विल बी 2000। अगर सेल कर दिया रे तो बनेगा, ट्रांसफर तुमको हुआ है ना उस पे नहीं मिले बनेगा। क्या हो रहा है समझो, तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू थी, तुमने कितने लिए रखे थे, 2000 शेयर्स ले रखे थे कौन सी कंपनी, एबीसी लिमिटेड के। अब XYZ लिमिटेड के तुम्हारे 2000 के बदले तुमको कितना मिल गया, 1000 शेयर और द रेट ऑफ 50 रुपीज, मतलब
तुमको गेन तो हुआ ना, गेन हुआ, बट वो यहाँ अभी लायबिलिटी नहीं बन रही है। लेकिन अगर मान लो तुमने सेल कर दिया शेयर, तो भैया फिर देखो ना लायबिलिटी बनेगा, कैपिटल गेन हो गया। तो ट्रांसफर पे नहीं लगा रहे हैं, सेल पे लगा रहे हैं, ठीक है। पर वो कंडीशन भी देखना पड़ेगा ना, ये देख लेना भाई, अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी हो, ये बात देखना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ना कर जाएं। चलिए अमोर्टाइजेशन और प्राइमरी एक्सपेंसेस फटाफट सीखते हैं। अमोर्टाइजेशन मेरे बच्चे लोगों को पता होगा। अमोर्टाइजेशन, बेनिफिट अमोर्टाइजेशन, चलो सिंपल से याद रखना है। क्या करें? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 35D ऑफ आईटी एक्ट इनकम टैक्स कहता है बेनिफिट ऑफ अमोर्टाइजेशन। अब कहता है जनरली जो होते हैं, जनरली द बेनिफिट ऑफ अमोर्टाइजेशन अवेलेबल एसएससी हु इंकर द एक्सपेंसेस। कितना टाइम याद रहेगा ना ये अमोर्टाइजेशन बेनिफिट, आप कितना टाइम तक आप एंजॉय करेंगे, वो बात मेन है, वो याद रखने की कह रहा हूँ। इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन विल बी विद इन 5 years पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन बिटवीन इंडियन, ये मेन बात है, बस मुझे मेनली आपको ये समझाना है। Between Indian company and another Indian company, such benefits of amortization is available। तो ये आपको 5 साल, अगर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, अमोर्टाइजेशन जो प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं वो विद इन 5 year ऑफ अमलगमेशन की बात हो रही है, विद इन 5 year, तो ये पीरियड कैरी कर सकते हैं आप फॉर फर्दर 5 year, याद रहेगा। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये रीड करना है भाई, कंटिन्यू कैरी कर सकता है, मतलब जो रिजल्टिंग कंपनी होगी या अमलगमेटेड कंपनी होगी वो कंटिन्यू कैरी करेगा, ठीक है। मतलब एज इट इज माना जाएगा उसको, समझ रहे हो? जो साइंटिफिक रिसर्च पे हमने खर्चा किया हुआ है, जब वो ये अमलगमेटिंग कंपनी ने किया हुआ है, वो अमलगमेटेड कंपनी के लिए एज इट इज मान लिया जाएगा, मतलब ये माना ही जाएगा वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, इस तरह से मानो। एक्सपेंडिचर ऑन अमलगमेशन, ये भी छोटा सा बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो Section 35DD of Income Tax Act 1961, where an SSC is being an Indian company incur any expenditure on or after 1st day of April to 1999, wholly and exclusively for the purpose of amalgamation or demerger of an undertaking, the SSC shall be allowed to a deduction of amount equal to the 1/5। कितना कह रहे हैं यहाँ पर हाईलाइट करना, डिडक्शन भाई तुमको मिलेगा कितना, 1/5 for 5 years, इतना सा यहाँ साइड में लिख लेना, डिडक्शन 1/5, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट किसको है? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी यहाँ पर क्या होगा, जिसने ये जो मर्जर है वो, सॉरी एक मिनट रुको यार, अमलगमेशन है या फिर डी मर्जर का जितना भी एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली, अगर इंडियन कंपनी ने किया होली एंड एक्सक्लूसिवली, तो आप 1/5 आप इसको एक्सपेंडिचर डिडक्शन ले सकते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर 5 सक्सेसिव ईयर beginning with the previously and with the amalgamation or demerger take place। सेम लाइसेंसिंग पर भी है, अगर लाइसेंसिंग का है तो सेम ट्रांसफर हो जाएगा एज इट इज। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट द कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड शैल वाज एप्लीकेबल टू अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी तो चिंता ना करो, स्पेक्ट्रम का खर्चा आया तो भी स्पेक्ट्रम का भी सेम रहेगा। रिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन द प्रपोज्ड प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर सर्टेन मिनरल्स, उसमें भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा, मतलब उसे एज इट इज मानेंगे कि वो सेम कैरी कर लिया जाएगा अमलगमेटेड कंपनी में, इसमें कोई अलग नहीं चलना है कुछ। तो 3-4 बातें हमें याद रखिएगा, इसमें खास तौर से याद रखिएगा एक्सपेंडिचर, अमलगमेशन एक्सपेंडिचर एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकती है। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो अपना खर्चा किया हुआ एज इट इज, अमलगमेटिंग कंपनी तो खर्चा किया था साइंटिफिक रिसर्च पे, सर हाँ सब तो भैया सीधे से चला जाएगा कहां पर, अमलगमेटेड कंपनी के अंदर ट्रीट करेंगे रे सीधा इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई गलत ना समझना इसलिए बता रहे हैं। अमलगमेटिंग कंपनी एज दे वुड हैव अप्लाई टू अमलगमेटिंग कंपनी इफ द लेटर हैड नॉट ट्रांसफर्ड द असेट्स, मतलब एज इट इज कैरी किया जाएगा। अब आता है टैक्स एस्पेक्ट्स ऑन सम सेल। सम सेल के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है जी, ध्यान सुनना। सम सेल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली मैं सीधा देखो तुम्हारा टेंशन लेके आता हूँ। तो कह रहे हैं सेल ऑफ रनिंग कंसर्न या सेल ऑफ कंसर्न विच इज बीइंग वाउंड अप। क्या कह रहे हैं? सेल ऑफ रनिंग कंसर्न या फिर सेल ऑफ कंसर्न विच इज बीइंग वाउंड अप। अब दिक्कत क्या आती है जी, सबसे बड़ी आती है दिक्कत जो कि रनिंग कंसर्न है उसमें, इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, अभी एक इंडिविजुअल एसेट्स को ना वैल्यू देना, डिटरमाइन करना ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको लमसम सेल कर देते हैं जी। लमसम सेल मेरे बच्चा लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। लमसम सेल कर देते हैं, मतलब एक टोटल एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके लायबिलिटीज डिडक्ट करके फिर हम लोग डिटरमाइन करते हैं।
जब बोलते हैं सेल ऑफ कंसर्न विच इज बीइंग बाउंड अप, तो वहां पर इंडिविजुअल एसेट्स को टारगेट किया जाता है, उनकी वैल्यूज को, जैसे मैक्सिमम वैल्यू जनरेट की जा सके, और जो आपका लोगों का कौन लोग है क्रेडिटर लोग, उनका पेमेंट हो सके, प्लस इधर हमारा क्या हो सके, जो बचेगा पैसा वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास में जाए। अब जाओ समझते हैं इसको। अब एक बात समझना पहले, टैक्स एस्पेक्ट्स ऑन स्लम सेल 180 सबसेक्शन 1, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी से कहता है जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे जी, अगर कोई सेल कर रहे हैं यूनिट अंडरटेकिंग, सो इसको उसकी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, उसके लिए उनको परमिशन लगेगा किसका, एसआर पास करने का। तो दो तीन बातें छोटी छोटी सी अभी याद कर लेते हैं। देखो कहता है एम्पावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय पास एसआर, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। अब क्वेश्चन राइज होता है कि होल और सब्सटेंशियली होल का मतलब क्या है, इसलिए यहाँ पर एक बार वापस से तुम्हें लेके आता हूँ कंपनी की तरफ, ध्यान रखना, ध्यान सुनिए। आइए, अंडरटेकिंग मींस अंडरटेकिंग इन व्हिच द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी एक्सीड्स 20% ऑफ इट्स नेट वर्थ, मतलब कंपनी की नेटवर्थ का 20% से ज्यादा, यहां पे देखो एक्सीड्स लिखा हुआ है, छोटी मोटी बातें यार, देखो पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है सेक्शन 100 के ऊपर। देखो ध्यान सुनो, कंपनी ए लिमिटेड, हमारी कंपनी ए मान लो, ए लिमिटेड, ध्यान सुनना, अरे चल जाओ महाराज ए लिमिटेड, ठीक है जी, ए लिमिटेड का 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है टोटल, मान लो उसकी एक बिजनेस यूनिट है, अंडरटेकिंग कह देते हैं, मान लो एक बार के लिए हम जूम कर लेते हैं, हाँ आईटी का बिजनेस है उसका एक, उस बिजनेस यूनिट अंडरटेकिंग के अंदर 25 रुपीज इसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू देख रहा हूँ ताकि समझ सके इजीली आता है, ठीक है। तो कह रहा है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कह रहा है ए लिमिटेड ने जो अपना आईटी बिजनेस के अंदर, मतलब अंडरटेकिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कितना, कहता है जी, ध्यान सुनना, ये तो 100 का क्या गया, नेटवर्थ, नेटवर्थ, इसकी नेटवर्थ का मतलब 100 रुपीज इसकी नेटवर्थ हो गई ए लिमिटेड की, उसका 20% इन्वेस्टमेंट, याद रखिए इन्वेस्टमेंट किसमें है, उस अंडरटेकिंग में, ठीक है। और ये हम कैसे इंश्योर करेंगे, एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट, पहली कंडीशन। दूसरी बात क्या कहता है, अंडरटेकिंग विच जनरेट्स 20% ऑफ टोटल इनकम, या एक तो नेटवर्क क्राइटेरिया, या दूसरा तरीका क्या है, आईटी के बिजनेस से इस कंपनी को कितना 20% या उससे मोर उसकी इनकम उसको मिल रही है। मान लो 100 रुपए की इनकम हो रही थी ए लिमिटेड को, 100 में से 20 रुपए और उससे ज्यादा का जो अमाउंट आ रहा है उसको उसके आईटी बिजनेस से ही आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो, द सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग इन एनी फाइनेंशियल मींस 20% और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो भैया हम क्या कह रहे हैं, अगर सेल करने की बात आ रही, सेक्शन सम सेल की बात आ रही है, टैक्स ऑन सम सेल की हम बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर है आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल के साथ बाय पास एसआर, सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं होल सब्सटेंशियल होल अंडरटेकिंग। आई होप क्लियर होगा ये चीज। अब इसके दो तरीके यहाँ पे हमने कहा, या तो रनिंग कंसर्न है या फिर वो बाउंड अप हो रहा है, ठीक है। सेल ऑफ अ कंसर्न व्हिच इज बीइंग बाउंड अप हो नहीं गया, हो रहा है, ठीक है। रनिंग कंसर्न में क्या कहते हैं, आओ देखो, कहता है जी कंटिन्यूएशन ऑफ द रनिंग ऑफ द अंडरटेकिंग विदाउट एनी इंटरप्शन, बट ये एक चैलेंज भी रहता है, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू इन द केस ऑफ रनिंग कंसर्न फॉर द ऑल टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्सिंग अ वैल्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एनवायरमेंटल फैसिलिटीज अवेलेबल। अब इसके लिए क्या करेंगे, ऑफ दिस ऑल सेलर नॉर्मली फिक्सेस लमसम प्राइस कॉल्ड स्लम प्राइस, लमसम प्राइस में डिसाइड कर ली जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, sum price. Sum means the gross amount or lump. Similarly, lump sum price means a sale of a transaction which has a lump sum price for consideration. तो ऐसे going concern अगर आप सेल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, lump sum consideration पे, याद रहेगा lump sum consideration पे। वहीं अगर हम बात करेंगे अगर कोई एंटिटी जो बाउंड अप की जा रही है तब क्या करेंगे, a sale in course of winding up is nothing but a realization of sale. Realization of sale, पैसा आ जाए, aim at collecting the maximum price for distributing the creditor and balance to the contributories by nature of the transaction. This is a piecemeal sale, मतलब particular assets को एक assets को sale किया जाएगा, not a sum sale. तो piecemeal sale मतलब particular assets की value निकाली जाएगी, उसको sale किया जा रहा है।
In this case, there will be a liability to tax as per the various provision of Income Tax Act and the criteria which is applicable to slum sale is not applicable here. कहां पर? अगर वो कंसर्न जिसको सेल किया जा रहा है वो बाउंड अप की जा रही है, ये अलग है क्योंकि क्राइटेरिया यहाँ पे अलग हो जाएगा। क्योंकि पीस मील सेल हो गई ना भाई, पीस मील सेल हो गई, ठीक है, इंडिविजुअल सेट्स आप सेल कर रहे हैं। लेकिन जब हम गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लमसम कंसिडरेशन लेते हैं, याद रहेगा सिंपल बात। अब देखो, normally any sale of capital assets will give rise to capital assets and any profit derived may give rise to the capital gain in certain cases. अब जैसे यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 42 सी कह रहा है, some sale as means transfer of one or more of an undertaking by means of lump sum consideration without value being assigned to individual assets and liabilities in such a sale. बोला ठीक है सर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आती हैं, धड़ाधड़ पकड़ता चले जाओ, छोड़ना मत। सेक्शन 50 कहता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द सम सेल इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगर होल्डिंग 36 मंथ्स और मोर है। ऑलराइट सर, वहीं कहते हैं एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर अंडरटेकिंग लंप सम सेल of any capital assets being on or undertaking owned and held by the assessee of for not more than 36 months then immediately preceding the date of the transfer। क्या बोलेंगे आपको यार, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये नहीं पढ़ाना मैं, तुमको उम्मीद होगा पता होगा यार। आओ, एक ये इंपॉर्टेंट केस लॉ था जो हमारे लिए अलग से रखे हैं, गुजरात हाई कोर्ट क्या कह रही है, देखो आओ, इंपॉर्टेंट है। At the same time, Gujarat High Court also recognized that when undertaking as a whole is sold as a going concern, there will be liability under the head capital gain। बोला अच्छा, क्या जजमेंट थी, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। देखो, it is well settled that business is a property and undertaking of a business is capital assets of the owner of the undertaking. When undertaking as a whole is transferred as going concern together with its goodwill, all other assets, what is sold is not the individual itemized property, but what is sold is the capital assets consisting of the business of the undertaking and any tax that can be attracted to such a transaction for some price at a book value would be the merely capital gain tax and nothing else but a capital gain tax. Plant and machinery, any fixture or furniture is not being sold as such. What is sold in the business of undertaking for some price, if capital assets, namely business of undertaking, has a greater value than its original cost of acquisition, then अब ये बात सिंपल सा है, गेन तभी तो होगा यार। गेन, कैपिटल गेन में बी अट्रैक्टेड इन द ऑर्डिनरी केस ऑफ सेल ऑफ अंडरटेकिंग। अब यहां पर देखो, यहां पर सेम व्यू किसका था, बॉम्बे हाई कोर्ट का। ऑल्सो दैट देयर विल बी अ कैपिटल गेन टैक्स व्हेन अ सेल ऑफ बिजनेस और होल ऑकर्स। बट गेन भी तो होना चाहिए ना, इसके लिए तो देखना पड़ेगा बुक वैल्यू से कंसीडर करोगे, कहां से करोगे यार, क्या बात कर रहे हैं यार। आओ, ये इलस्ट्रेशन दे रखा है एक, अब ये भाई सब क्या इलस्ट्रेशन देते हैं, देखिए आइएगा। सिंपल है रे, देखो ध्यान से, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है, क्या भरोसा भाई, पूछ ले। एलजीटी निकालने के लिए कहा है यार, एलजीटी तुम लोगों ने प्रैक्टिकली खूब सीखा होगा। यहाँ पर बता रहे हैं, देखो बैलेंस शीट दे रखा है, कंपनी के पास में 2 डिवीजन है, देखो एक सॉफ्टवेयर डिवीजन है, एक सीमेंट डिवीजन है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी देखते हैं। 1 April 2019 X Limited decided to sell the cement division, अच्छा 6 लाख रुपीज which was set up in a 15/6/2012। ऑलराइट, जून में किए थे 2012, ठीक है। बिल्डिंग ट्रांसफर इन लंप सम सेल बिलोंग्स टू 10% ब्लॉक, ऑलराइट सर, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू 1 April 2019 10% block is 5 lakh, alright, all the building belonging to the cement division what purchased in 18/12, अच्छा 2 साल का पीरियड एक तो देखो 18 दिसंबर 2017 में खरीदा है सारा बिल्डिंग जितना भी इन्होंने बोला फॉर 3 लाख रुपीज, ठीक है। एलजीटी निकालना है, आता है, उम्मीद कर रहा हूं आता होगा। कितना वैल्यू बता रहा है, कितने पे कर रहे हैं, 6 लाख पे, ठीक है। डेटर कितना है इसका, पर हमको निकालना क्या, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट बता गया, ठीक हो। हमारा डेटर आ गया, हमको मिलेगा इधर बिल्डिंग है, इधर हमारा स्टॉक है, ठीक है। लेकिन सर रुको यार, कलर डिवीजन चले गए, यहाँ कंसिडर करना है, ठीक है। चलो आओ देखो, तो 6 लाख का कंसिडरेशन रखा है फुल, ठीक है सर।
एलजीटी निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, लेट्स ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कह रहा है वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेटर हमारा सीमेंट डिवीजन के अंदर कितना है 150, ऑलराइट। फिर हमारा स्टॉक आ गया, हमने 1 लाख ले लिया स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट समझो, यहाँ पर उन्होंने लिए एसेट्स 18 दिसंबर 2017, ऑलराइट। तो 17 से 18, फिर हमारा उसके बाद 18 से 19, और 19 में तो जा ही रहा है, 2019 में जा ही रहा है ना, ठीक है। अब देखो 10% ब्लॉक बताया, ठीक है। तो पहले 5% लेंगे और फिर इसका 10% ब्लॉक आएगा। अब समझने के बाद है कितने में परचेस किया है, 18 दिसंबर 3 लाख रुपीज। भाई रिटर्न ऑन वैल्यू तो निकालेंगे, डेप्रिशिएट भी तो करेंगे। तो फर्स्ट 5% कितना गया रे, 15,285, 2,85,000, ठीक है। फिर इसका 10% निकालेंगे, लगभग हमारे पास टोटल आएगा इसका मिला के 43,500, 28,500 समथिंग है ना, ये घट गया ना एक, 28,500 टोटल किए 500, कितना आ गया 3 लाख था, -500 10%, ठीक है। ऑलराइट, बहुत सिंपल है। हम चेक इसलिए कर रहे थे कि तुम्हारी बुद्धि में जाएगा ही जाएगा। ऑलराइट, सिंपल है। एलजीटी निकालना है, क्या करना है भैया, पहले देखो 2017 18 दिसंबर 2017 को खरीदा परचेज है, ठीक है। तो उस ईयर का हम लोग कितना ले रहे हैं 5%, ठीक है सर। उसके बाद में हम लोग बोले रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर, ठीक है। उसके आगे हम कितना बोले, आगे उसे 2019 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात रखेंगे, जो 17-18 का निकाला है वो 5% पे निकाला है इन्होंने। निकाला क्या निकलेगा, ऐसे निकालेंगे क्या, ये निकलेगा ऐसे, ठीक है। 3 लाख रुपीज थी भैया परचेज 17 के अंदर, दिसंबर में 5% अप्रिशिएट किया। फिर जो वैल्यू है हमारे पास 2,50,000, 15, अरे यार 2,85,000, ठीक है। 85,000 आया, उसका फिर अगेन 10% लिया, रेट ऑफ 10%। ये तो बहुत सिंपल से है, 2,50,500। तो हमारा एसेट्स कितना आ गया, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस किया, कंसिडरेशन कितना दे रहे हो भाई 6 लाख। वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी मिलेगी आपको, अच्छा क्रेडिटर भी तो हमारा, लायबिलिटी भी तो है भाई, सुरजा लायबिलिटी भी है इधर। हाँ भूली कैसे गए, डिवीजन में हमारा लायबिलिटी भी है। क्रेडिटर सीमेंट कितना है, ये रहा, ठीक है सर। डिडक्ट करने बाद गेन कितना हो रहा है रे, गेन आएगा, और सर एलजीटी इसमें मिलने वाला है। फिर बहुत सिंपल है, जो हमारी वैल्यू होगी एसेट्स की, एसेट्स वैल्यू हो गया ये, मतलब ये तो कैलकुलेशन है, वो समझ में आएगा, स्ट्रेट कैलकुलेशन है। और ये 2 लाख हमारा कितना क्रेडिटर आ गया, माइनस किए ना, तो एलजीटी के लिए कितना मिल रहा है आपको 29, मतलब 6 लाख दिया जा रहा है, कंसिडर 6 लाख मिल रही है, कितने के बदले 3,06,500 के बदले। तो गेन कितना हो रहा है आपका 293। अच्छा एक और बहुत बोला, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है, आपने समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लियर हो रहा है। चलो अब टेक्स्ट एस्पेक्ट यहां डीमर्जर का देखो, वो सेम वही बातें हमारी जो हमने डीमर्जर में अभी बुद्धि में बिठाकर आए हैं। इसकी अलग से ट्रीटमेंट कुछ और हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करता हूं। ऑलराइट, चलिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट मिस टेस्ट सीरीज।